हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इसमें हम डेली बेसिस पे द हिंदू को एनालिसिस करते हैं हिंदी के अंदर, जिसमें हमारा कंटेंट भी जो होता है वो हिंदी के अंदर होता है। हमारी तरफ से चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिंदी के अंदर एडिटोरियल प्रोवाइड कराया जा सके। जस्ट मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि हम डेली बेसिस पे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और हम इसको 100% और भी कंटेंट आने वाले टाइम में जो हमने सोच रखा है हम उसको भी जो है प्रोवाइड करा सकें। आज के एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो हमारे लिए आज का एक एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के अंदर आ सकता है। जिसमें आज हम जो बात करेंगे जीएस पेपर 2 के मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करेंगे, जिसमें आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर बात करेंगे, और जिसमें एक टॉपिक है अगर बात करें भारत और रशिया, भारत और रूस और साथ में अमेरिका का क्या रोल है इसमें, इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर समझेंगे। क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे आ सकता है कि चूंकि भारत और रूस दोनों एक बहुध्रुवीय विश्व की इच्छा रखते हैं, वह एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में एक दूसरे के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिए। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब ये होता है दोस्तों कि जहाँ पर मतलब कि किसी एक का वर्चस्व ना हो और भी लोग उसमें आ सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक वर्चस्व की बात करें, जैसे कि यूएसए सोचता है कि मैं इस देश मतलब पूरे वर्ल्ड का राजा हूं, तो उसका सोचना सरासर जो है गलत है। आज के देश में अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जिसमें रूस भी है, चाइना भी है, हमारा इंडिया भी है, तो ऐसे मतलब कि मल्टीपल पोलर के हिसाब से भी हम चीज़ों को ले सकते हैं। कंटेस्ट क्या है, कंटेस्ट को समझते हैं। अभी ये हुआ है कि हमें पहली खेप जो है S-400 की जो मिलने वाली है, ये मिसाइल सिस्टम है। ये मतलब ये है कि जो सतह से हवा में मार करता है, सतह से हवा में जो मार करता है, इसकी हमें आवश्यकता भी है। अगर हम देखें तो इसके पीछे रीज़न भी यहाँ पे ये दिया गया है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, चाइना, ये हमारे जो दो प्रतिद्वंदी देश हैं इनसे घिरा भी हुआ है। आपने देखा भी होगा 1971 के अंदर कि हमारे पंजाब एयरबेस पे और साथ में जैसलमेर का जो हमारा एयरबेस है वहाँ पे भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तानियों ने अंदर घुस के अटैक भी किया था। हालांकि वो जंग हार गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अटैक किया था। लेकिन उस समय अगर हमारे पास इस तरह का सिस्टम होता तो डेफिनेटली इनको बॉर्डर पे ही इनके प्लेन को गिरा दिया जा सकता था। तो जिसके कारण ये भारत के अगर सामरिक महत्व को देखें तो कहीं ना कहीं डिफेंस महत्व को देखें तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, राइट। एक तो ये कंटेस्ट है, तो भारत क्या है रशिया से ले रहा है, एक तो हमारा एक एंगल ये है। दूसरा एंगल यहाँ पे ये आता है कि कहीं ना कहीं यूएस से अभी यहाँ पे बीच में अड़ंगा डालने की कोशिश कर सकता है, अभी कर सकता है, क्योंकि अभी चीज़ें जो है चल रही हैं। हो सकता है देखेंगे आने वाले आउटकम हमारा क्या होगा, हम उस चीज़ को लेके समझेंगे। तो इसमें ये कंडीशन है दोस्तों कि मान के चलिए कि यूएसए नहीं चाहता कि हम जो है मतलब जो भारत है वो रशिया की तरफ ज़्यादा झुके। यूएसए नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर हम इस वर्ल्ड मैप में देखें तो भारत कहीं ना कहीं इस एरिए पे, अगर हम देखें इस एरिए पे बहुत ज़्यादा मतलब कि अपना फोकस कर रखा है। और इवन अगर यूनाइटेड स्टेट अगर यहाँ पे है तो वो कहीं ना कहीं रशिया को हमेशा एक बोल सकते हैं दुश्मन की तरफ हमेशा जो है देखता है, और साथ में कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपनी हुकूमत जो है बजाना चाहता है। कहने का मतलब ये है। तो इस कंडीशन में अमेरिका जो चाहता है कि भारत मतलब S-400 की डील को कैंसिल करने मतलब कि कोशिश करे कि कैंसिल कर सके। तो बेसिकली अमेरिका यही चाहता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमें अब S-400 भी मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या क्या डिप्लोमेसी हो सकती है, उसी कंटेस्ट को यहाँ पे समझने की जो कोशिश हम करेंगे। तो दोस्तों खबरों में इसलिए है कि 4.4 अरब डॉलर की रूसी लंबी दूरी की सतह से हवा को मार करने में वाली मिसाइल का रक्षा कवच S-400 अगले महीने आने की उम्मीद है, और जिससे और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहने की संभावना है। क्यों? ड्यू टू द अमेरिका कास्टा का जो उसका एक वो नियम है, उसके थ्रू हम समझेंगे कि क्या है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें जो है देखने को मिलती हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं कि हमारा अगर हम मिसाइल सिस्टम अगर हम बात करें, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास सिस्टम मतलब विकास कार्यक्रम कैसे मतलब कि अगर हम बात करें तो काम करता है। आपको पता है कि हमारे जो वैज्ञानिक जो डॉक्टर APJ अब्दुल जी कलाम द्वारा अगर हम बात करें तो इसका मतलब विचार जो है प्रकट किया गया था। इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना भी था, और इसे भारत सरकार द्वारा 1983 में अगर बात करें तो लेके आए थे, और साथ में 2012 में इसको जो पूरा भी किया गया था। उस कंडीशन में ये था कि 5 मिसाइलें, जिसको हम पटना के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म पटना के नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश को जो है काफ़ी ज़्यादा जो डेवलप भी किया था। एक तो ये बात होगी, जिसमें सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी अग्नि, जिसके आप 5 वेरिएंट जो है देख सके हैं, जिसमें भी लास्ट में
5,000 किलोमीटर तक की रेंज भी जो है इसमें अगर हम बात करें तो हमें जो है शामिल, हमें जो है बेसिकली अगर बात करें तो हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें हमें त्रिशूल, जिसमें सतह से आकाश को मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड को समझना, मार करने में कम दूरी वाली मिसाइल है। कुछ लोग बोलते थे कि क्यों ना हम मिसाइल को ही डेवलप किया जाए, त्रिशूल को ही डेवलप किया जाए, उसके भी मैं बाद में आऊँगा। फिर नाग तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदित मिसाइल है, जो मतलब टैंक्स को जो है मतलब कि बर्बाद कर देती है। और एक आकाश है, जो सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम मध्यम दूरी वाली जो मिसाइल, इनका जो है बेसिकली अगर बात करें तो ये कार्यक्रम किया गया है। लेकिन हमें S-400 की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसका जो रेंज है करीब मान के चलो 400 किलोमीटर के आसपास है, और ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे जो है बेस्ड है। तो इसके कारण हमें S-400 की आवश्यकता हमें जो है देखने को मिलती है। फिर आखिर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म्स को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यह एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसे रूस ने विकसित किया है। इसे सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी जो है आपने जैसे आपने देखा होगा, जब फ़लस्तीन और इजराइल में जब मिसाइल सिस्टम देखा था तो आपने देखा होगा कि इजराइल ने काफ़ी सारे रॉकेट्स मतलब कि फ़लस्तीन की तरफ से आते समय को मतलब जो आ रहे थे इजराइल की तरफ, तो उसको जो ध्वस्त किया था। तो इस वजह से अगर किसी का मिसाइल सिस्टम, डिफेंस मिसाइल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अगर मान लो मजबूत होता है तो उसको मैं ये कह सकता हूँ कि वो देश जो है अपने आप को बचा सकता है। तो S-400 मिसाइल सिस्टम अगर बात करें, S-300 का एक अपडेटेड वर्जन भी है। S-400 के 3 प्रमुख अंग जो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें मिसाइल लॉन्चर, रडार और कमांड सेंटर जो देखने को मिलता है। मतलब इसी के अंदर अगर हम देखें तो हमें इसमें 3 तरह के जो देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका मिसाइल सिस्टम भी है, रडार भी है जो रडार को देखता है, और साथ में मतलब कि अगर हम बोलें तो इसके अंदर हमें लाइक कमांड सेंटर यूनिट भी जो हमें बेसिकली जो देखने को मिलती है। यह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स की 5E1, देखो जिसमें क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स ये भी, और साथ में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी जो खत्म करने में जो अगर बात करें तो सक्षम हमें जो देखने को मिलता है। S-400 डिफेंस सिस्टम एक तरह से मिसाइल शील्ड की तरह जो बेसिकली जो काम करता है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल अगर चीज़ों के बारे में बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है अगर बात करें 3 मिसाइलें एक साथ जो है दाग सकता है, और साथ में प्रत्येक चरण में 72 मिसाइल जो इसमें शामिल होती हैं, जिसमें से 36 लक्ष्यों पर सटीक मार कर सकता है। यानी कि अगर हम 72 मिसाइल छोड़ेंगे तो जो 36 जो मिसाइल हैं, 36 मिसाइल्स को मतलब जो 36 जो टारगेट्स हैं उनको ख़त्म कर देगा। तो कह सकते हैं कि हाँ, काफ़ी एक हमारी तरफ से भारत के लिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हमें इंपॉर्टेंट एक रोल जो हमें देखने को मिलता है। अब S-400 मिसाइल सिस्टम और भारत को अगर चीज़ों को थोड़ा समझें तो हमें ये समझ में आता है कि भारत ने रूस के साथ अत्यधिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने की डील की है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं। और भारत को वर्ष 2021 में मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिलने की जो है उम्मीद भी हमें जो है देखने को मिल रही है। लंबी दूरी की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर भारत और रूस के बीच हुआ ये समझौता सामरिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ, कि पाकिस्तान और चीन की एक एटमी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल को मतलब एक उससे मतलब कि अगर बात करें तो भारत को कहीं ना कहीं जो सुरक्षा भी जो प्रदान कर सकता है। ऐसे में भारत की अमेरिका द्वारा तुर्की सहित अन्य देशों पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी पैनी नजर है। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि तुर्की एक नाटो का सदस्य भी है, आपने देखा होगा नाटो क्या है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जिसके कारण अब भारत पे इस तरह से प्रतिबंध को लेकर भी थोड़ी सी आशंका जो है जताई जो है जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम S-400 अगर हम डील कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मतलब कि अमेरिका जो है हम पे प्रतिबंध लगा दे। तो हालांकि ट्रंप प्रशासन ने तो बोल भी दिया था कि 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने में छूट दी गई थी, लेकिन अब जिस तरह से अगर बात करें, बाइडेन प्रशासन आ गया है, और बाइडेन आपको बता दें बिल्कुल जस्ट ट्रंप के अपोजिट है। तो वो जैसे कि ट्रंप और अमेरिका में आपने देखा होगा कि ट्रंप और इंडिया में देखा होगा किस तरह से दोस्ती वाले संबंध थे, लेकिन बाइडेन जो जस्ट हमारे इंडिया के लिए इतना ठीक नहीं है। पाकिस्तान के लिए ठीक है लेकिन हमारे इंडिया के लिए इतना ठीक नहीं है। ये हमें चीज़ें जो है समझनी पड़ेंगी। फिर आखिर प्रतिबंध कैसे, मतलब क्या है रीजंस के पीछे, इस चीज़ के पीछे जो कास्ता के ऊपर जो चीज़ें जो अगर बात करें तो उसके पीछे छुपी हुई हैं, जिसको हम बोलें तो कास्ता अमेरिका का एक संघीय कानून है, जिसे 2017 के अंदर जो बेसिकली जो है इसको बनाया गया था। अब कास्ता मतलब ये सुनिश्चित करता है कि इसमें देखो 3 देशों के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करता है, जिसमें अगर बात करें आपका एक ईरान है, राइट, एक आपका अगर बात करें आपका नॉर्थ कोरिया है, और एक आपका बात करें तो रूस है।
ध्यान से समझना, वो कास्ता नियम ये कहता है कि ये इन 3 देश से कोई भी न्यूक्लियर डील या फिर मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम जो भी है मतलब चीज़ें करता है तो अमेरिका उस पर, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि इन 3 देशों से अगर कोई भी देश अगर दोस्ती करता है तो वो अमेरिका के अगेंस्ट कहलाता है। कहने मतलब ये है कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया से कोई भी अगर कोई अपना संबंध को मतलब मिसाइल डील में अगर मतलब चीज़ों में अगर करता है तो उसमें अमेरिका ये बोलता है कि ये हमारे सामरिक हित के खिलाफ है, और वो कहीं ना कहीं उस देश से अगर जो डील करता है तो वो हमारे देश मतलब कि अमेरिका के खिलाफ जो है बेसिकली जो है माना जाता है। ये एक तरह से नियम को जो है पास किया गया था, मतलब कि वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा। तो इस कंडीशन में इन्होंने ये बोला कि हालांकि ये जब भी पॉसिबल होगा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम रशिया से अगर हम ले रहे हैं तो इसमें यह भी बोला गया था कि इसमें निवारक दंडात्मक कार्रवाई का सामना किए बिना, मतलब कि अब यहाँ पर अमेरिका की राजी का होना भी काफ़ी बड़ा अगर बात करें तो जरूरी होगा। अगर अमेरिका यहाँ पे मान लो S-400 के डील के पीछे राजी नहीं हुआ तो हो सकता है भारत के ऊपर ये कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगा दे। अभी आर्थिक जो प्रतिबंध होंगे वो UN वाले नहीं होंगे। देखो UN के आर्थिक प्रतिबंध एक अलग होते हैं, अगर UN के आर्थिक प्रतिबंध किसी देश पे लगते हैं तो डेफिनेटली वो देश फिर तबाह हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में ध्यान से समझना, उस कंडीशन में अमेरिका अपनी तरफ से प्रतिबंध लगा सकता है। ये यहाँ पे UN के प्रतिबंध नहीं एलिजिबल होंगे, यहाँ पर वो अपने प्रतिबंध जो है लगा सकता है। तो इस कानून के तहत अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो उनके हितों के विरुद्ध जो बेसिकली जो है कार्य करते हैं, और इस कानून के तहत अमेरिका द्वारा विरोधी देशों पर आर्थिक प्रतिबंध जो है लगा दिए जाते हैं। इस कानून के माध्यम से अमेरिका अपने विरोधियों की फर्मों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, और कहीं ना कहीं मतलब बोल सकते हैं कि आर्थिक प्रतिबंध फर्मों पर लगाता है, तो जिससे अगर आर्थिक प्रतिबंध लग जाते हैं तो हमारी जो अमेरिकन कंपनियां हैं, जो हमारी इंडियन जो अमेरिका में कंपनियां हैं, हमारी इंडियन कंपनियां जो अमेरिका में हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है बिजनेस को लेकर लॉसेस होंगे। तो बिजनेस कोलैप्स होगा तो इंडिया को टैक्सेस नहीं मिलेंगे, और टैक्सेस नहीं मिलेगा तो हमारा जो खजाना है भारत का वो कहने खाली होता जाएगा। तो जिससे कहीं ना कहीं एक भुखमरी, महंगाई, ये सब समस्याएं जो हमें जो है अगर बात करें तो हमें जो है देखने को मिल सकती है। फिर क्या एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि क्या अमेरिका ने S-400 की बिक्री से पहले कात्सा का इस्तेमाल किया है? तो हाँ, अगर बात करें S-400 की खरीद के लिए अमेरिका पहले ही चीन और तुर्की पर इस तरह के प्रतिबंध जो है बेसिकली लगा चुका है। तो जिसके कारण अब जो है भारत भी जो अगर हम बात करें तो इस चीज़ को लेके अगर हम बात करें तो काफ़ी एक असहज महसूस जो है भी फिलहाल जो है करेगा, क्योंकि प्रतिबंधों में निर्यात लाइसेंस से इनकार, विदेशी मुद्रा लेन देन प्रतिबंध, अमेरिका हथियार क्षेत्र के भीतर संपत्ति में संबंधित संपत्ति और हितों को अवरुद्ध करना, वीजा प्रतिबंध आदि चीज़ें जो है बेसिकली इसमें जो है शामिल होती हैं। तो भारत की खरीद के बाद संभावित अगर प्रभाव की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है, बाइडेन जो प्रशासन ने अभी हालांकि इस पर कोई पक्के संकेत नहीं दिए हैं, आने बाकी हैं, देखते हैं क्या होगा, किस तरफ ये पल्ला जो है झुकेगा। तो उस पर जो है अगर ये बात अभी जो चल रही है, हालांकि कई सीनेटर, जो आपको पता होगा वहाँ MP को सीनेटर कहते हैं, तो अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन प्रशासन को ये भी बोला गया है कि भाई भारत को एक विशेष छूट के ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत एक तरह से पाकिस्तान और चाइना से जो घिरा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसका लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ के जो MPs हैं, मतलब जो सीनेटर हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस पर जो है बात कर रहे हैं, और साथ में यह एक रक्षा भागीदार के रूप में भी भारत के महत्वपूर्ण के कारण भी हैं, और चीन और क्वाड में अमेरिकी चिंताओं पर एक नज़र रणनीतिक भागीदार के रूप में भी। यानी कि अगर हम बात करें तो भारत कहीं ना कहीं क्वाड का भी सदस्य जो है, क्वाड ग्रुपिंग का भी सदस्य है, तो जिसके कारण उसको जो इस तरह की छूट जो है देनी चाहिए। और साथ में अन्य अमेरिकी नेताओं का ये भी मानना है कि अगर हम छूट देंगे तो इससे अलग जो दूसरे देशों जैसे तुर्की और चीन पे उनको गलत संदेश जाएगा। तो इस तरह से ये सब चीज़ें अभी कमोजेस जो है अगर बात करें तो बनी हुई हैं। फिर भारत के लिए S-400 डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखो पहली बात तो सीमा प्रतिमान, जिसमें आपको पता है कि चीन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो जिस तरह खतरे हो रहे हैं, तो उससे से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हमें महत्वपूर्ण है। दूसरा, वायु रक्षा क्षमता, आपने देखा होगा कि IFF इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। देखा जाए तो हमें 43 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन हाल ही में अगर बात करें 30 के आसपास हमारे पास स्क्वाड्रन्स हैं। तो उस कंडीशन में भी ये एक तरह से उनकी मारक क्षमता को मतलब आगे बढ़ाएगा, और वायु प्रणाली में एक तरह से बात करें तो IFS के ऊपर थोड़ा दबाव को जो है बेसिकली बात करें तो कम करने की जो कोशिश करेगा। दूसरा, रूसी विरासत यानी कि रशियन लेगेसी में मतलब दोस्तों ऐसे समझो कि हाँ, हम एक बोल सकते हैं कि एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे जो मैक्सिमम जो लड़ाकू जो हमारे पास जो हैं वो कहना कि रशिया के द्वारा ही हैं। तो एक तरह से ये भी हमें जो है देखने को मिलता है। फिर दूसरा, सामरिक स्वतंत्रता,
आपने देखा होगा हम किसी के ऊपर ना झुकें तो एक तरह से सामरिक स्वतंत्रता भी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम जो है रशिया मतलब हम जो है यूएसए से ही खरीदें, हम कहीं हम निष्पक्ष हैं, हमें जो भी डील पसंद आएगी हम कहीं से भी किसी भी देश में मतलब कि हम खरीद सकते हैं। फिर भारत रूस संबंध में अगर देखें तो मैं इसका कंटेस्ट पूरा ओवरऑल आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश करूँगा कि देखो 1971 के में रशिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया था। इवन रशिया एक ऐसा देश था जिसने हमें सपोर्ट किया था, बाकी तो अमेरिका चाइना ये सब हमारे देश के खिलाफ थे। तो उस कंडीशन में अगर हम 1971 से लेके और अभी तक के कंटेस्ट में देखें तो अभी हाल ही में लास्ट 10 साल में हमारे जो रूसिया के जो संबंध रहे हैं वो थोड़े से मतलब जो बहुत ज़्यादा क्लोज थे अब थोड़े से दूर हुए हैं। क्योंकि इसके पीछे रीज़न भी है कि भारत का अमेरिका के पक्ष में भी झुकना और साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रशिया के पक्ष में भी झुकना, क्योंकि भारत हमेशा एक स्वतंत्र जो है डिप्लोमेसी को चाहता है, यानी कि स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी चाहता है कि भारत कभी ये नहीं चाहेगा कि हम रशिया के पिछल्लू बने रहें और भारत कभी ये नहीं चाहेगा कि हम अमेरिका के पिछल्लू बने रहें। भारत ये चाहता है कि जहाँ हमें फ़ायदा होगा हम वहाँ पे जाएंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आर्थिक संबंध में देखें तो हाँ, भारत रूस संबंध में देखें तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स भी हुई हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जो है क्या नाम है 20वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी गए थे और जिसमें 5वीं पूर्व आर्थिक मंच में भी भाग लिया गया था। और साथ में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस दिशा में और भी काफ़ी लाइक अगर हम बात करें तो इस तरह की जो पहली यात्रा थी तो एक तरह से नई ऊर्जा भी जो हमें जो देखने को मतलब कि भारत को जो देखने को मिल रही है। और साथ में कहीं ना कहीं बात करें भारत और मतलब रशिया ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी जो पास्ट में किया था, हालांकि अभी थोड़े संबंध में उतार चढ़ाव जो हमें देखने को मिल रहा है। फिर भारत के लिए रूस का महत्व देखो दोस्तों, हमें इस तरह से समझना पड़ेगा कि रक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि रशिया ने काफ़ी बड़ा हमारे मतलब एक तरह से हमारे लिए आयातक है, यानी कि एक तरह से हमें जो है इम्पोर्ट देता है अगर हम बात करें तो। दूसरा, परमाणु ऊर्जा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें परमाणु ऊर्जा से बिजली बनानी है और हमारे लिए उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा में भी हमारे लिए एक तरह से अगर बात करें तो सहयोग देता है। जैसे कि इस एग्जांपल में कुडंकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो रूस के सहयोग से ही जो है बेसिकली चल रहा है, मतलब कि लग रहा है। फिर सामरिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास एक तरफ चीन है और एक तरफ पाकिस्तान है, तो उसको देखते हुए भी हमारे लिए रशिया जो है काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें जो है देखने को मिलता है। फिर आंतरिक सहयोग में भी कहीं ना कहीं हमारे लिए रशिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब इसरो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अब आज के समय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक सहयोग में भी रशिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें जो है देखने को मिलता है, क्योंकि 45वीं वर्षगांठ अभी हालांकि जो है बनाई गई है, जिसमें दोनों पक्षों ने यही बोला कि हम मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान में सहयोग करने की संभावना को जो बेसिकली जो है तलाश रहे हैं, साथ में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और आर्थिक जुड़ाव के उभरते हुए नए क्षेत्र जिसमें आपका हथियार आ गया, हाइड्रोकार्बन आ गया, परमाणु ऊर्जा आ गया, हीरे जैसे मतलब सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा आर्थिक जुड़ाव के कई नई क्षेत्र जो निकट भविष्य में होने की संभावना है। जैसे इसमें आपका खनिज हो गया, कृषि औद्योगिक हो गया, रोबोटिक हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इसके साथ जैव प्रयोगी सहित काफ़ी सारी चीज़ों की हमें जो है संभावना में जो देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा हमें अगर हम बात करें तो हम आर्टिक क्षेत्र, क्योंकि रशिया से आर्टिक क्षेत्र पास है, तो उस क्षेत्र में भी हम अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहते हैं और साथ में नई नई रिसर्च को हम जो है फॉलो करना चाहते हैं। और दूसरा, बहुपक्षीय मंचों का पर समर्थन भी कहीं ना कहीं रशिया हमारा जो करता है, जैसे कि अभी हमें एनएसजी का जो है दर्जा नहीं दिया गया है, अगर रशिया का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में हमें एनएसजी का जो है दर्जा भी जो हमें मिल सकता है, तो जिसके कारण हमारे लिए रशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें जो है देखने को मिलता है। फिर निष्कर्ष के तौर पर दोस्तों हम यही कह सकते हैं कि भारत को रूस और अमेरिका दोनों का संबंधों का साथ एक संतुलित करने की हमें ज़रूरत है, हमें दोनों का ही साथ चाहिए, क्योंकि भारत अभी अगर बात करें सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहा है, तो जिसमें हम किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।